कि राह है कि पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से संविधान के बारे में पिछली बार जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को आज हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो साथियों, आज आप सभी लोगों के सामने संग्राम सर ये सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। संग्राम सर आएंगे, संग्राम सर ये सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा जानदार, शानदार एवं जवाब होने वाली है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप कहां से तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर बताएंगे कि लगाकर आग दौलत में ये हमने शौक पाले हैं। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम सीतापुर फिजिकल एकेडमी वाले हैं। साथियों, आज आप सभी लोगों की क्लास संग्राम सर लेंगे। संग्राम सर। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के बीच में आज हम आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी तैयारी को धार देने के लिए हम उनको एक बेहतरीन ढंग से उनकी व्याख्या करेंगे उन प्रश्नों की। तो साथियों, आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर, जो अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न हैं। तो साथियों, इसके साथ में आप लोग अपना कॉपी पेन भी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि जो उसको अलग से प्रश्न की हम व्याख्या करेंगे, आप लोग उसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, कहीं आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो आ जाते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो जो हमारा साथियों आज का पहला प्रश्न है, जो हमारा आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, यह है संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका नागरिकों का मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 है आपका नागरिकों का कर्तव्य, और ऑप्शन नंबर 3 है बाल अधिकार, और ऑप्शन नंबर 4 है मानवाधिकार। तो आप सभी लोग बताइए जरा किस में शामिल है, कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल है, ये है आपका शामिल है नागरिकों का कर्तव्य। ये फिर आप जानना ये भी चाहेंगे कि नागरिकों का कर्तव्य हमने कहां से लिया। तो नागरिकों का जो कर्तव्य लिया, इसको हमने लिया है रूस के संविधान से। कहां से लिया है? रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया है, और यह आपके संविधान के भाग 4 का में है। यह आपके संविधान के भाग 4 का में है। और पूछें कि अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा नागरिकों के मूल कर्तव्य का, तो इसका जो साथियों अनुच्छेद हो जाएगा इसका 51 का, या कहीं कहीं 51A भी लिख सकते हैं, इसको 4A भी लिख सकते हैं। फिर लगे हाथ हम इसको भी देख लेते हैं कि नागरिकों का मौलिक अधिकार। तो जो नागरिकों का मौलिक अधिकार है, ये अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। कहाँ पे है जो नागरिकों का मौलिक अधिकार है? कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसको लिया कहाँ से गया है? तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और खास बात यह है कि नागरिकों का मौलिक अधिकार, जो आपका ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसको कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार को। और किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद है आपका 12 से 35, और अमेरिका के संविधान से इसको हमने ले रखा है। और जो नागरिकों का कर्तव्य है, ये है रूस के संविधान से, और 4 का है, अनुच्छेद 51 का है। तो इस प्रकार हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर आज के। तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये है आज का हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो आप सभी लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 है आपका HC मुखर्जी, और ऑप्शन नंबर 3 है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सॉरी साथियों, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे अंबेडकर हो जाएगा। तो जो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये साथियों अस्थायी अध्यक्ष थे। तो फिर पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो जो प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या थी 7। आपके प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। फिर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या जानते हैं? तो जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनको देश रत्न भी कहा जाता है। देश रत्न जो राष्ट्र के हुए प्रथम अध्यक्ष। ठीक है साथियों, फिर यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें। इसी के साथ में हम आ जाते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 3 है हमारी आपके स्क्रीन बोर्ड पर आपके सामने। तो आप देख लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आप सभी बताइए जरा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो आपके संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे, ये थे आपके बी.एन. राव। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बिल्कुल, बी.एन. राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा राव। फिर यहीं पर फिर से आगे वही ऑप्शन। तो आप देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे आपके, इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अभी हमने पिछली जो है स्लाइड में देखा है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये पहले राष्ट्रपति थे। और इनका जो उपनाम है आपका, इनको देश रत्न भी कहा जाता है। इनको देश रत्न कहा जाता है। और ये बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार के रहने वाले थे। लेकिन जो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये आपके बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर आप टिक कर लीजिए, बी.एन. राव। इनका पूरा नाम हो जाएगा बेनेगल नरसिम्हा राव। फिर इसी के साथ में हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है वो आपके स्क्रीन पर है 4 है। प्रश्न संख्या है आपकी 4थी, संविधान के प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर 2 है आपका राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू या जे.एल. नेहरू। ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे तो साथियों, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? जो पूछा जाए आपके प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो कुल सदस्यों की संख्या थी आपके प्रारूप समिति में, ये हो जाएगी 7। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फिर हम आ जाते हैं इस नाम के बारे में जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली कौन थी, क्या थी? इनके बारे में जानते हैं। जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसके लिख लीजिएगा आप सभी लोग कॉपी पर, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 9 अगस्त 1942 को इन्होंने 9 अगस्त 1942 को इन्होंने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से ग्वालिया टैंक मैदान में पहली बार अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कब? पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, तो अरुणा आसफ अली के बारे में आप सभी लोगों ने देख लिया कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो आप सभी लोग क्या बताएंगे? अरुणा आसफ अली। कब फहराया था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय। फिर हम आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के, जो ऑप्शन नंबर 2 है। तो आप लोगों को अब यहाँ तक आते आते ऑप्शन प्रश्न संख्या 4 तक आते आते आप लोगों को तो ये सारी बातें अब याद हो गई होंगी। तो आप लोग बताइए जरा, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद अपने भारत देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं और इनको किस उपनाम से जाना जाता है? इनको देश रत्न कहा जाता है।
और ये किस राज्य के थे? तो ये बिहार राज्य के थे। फिर हम आ जाते हैं डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम इसी के साथ में, आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें इसका। फिर इसके साथ में हम आ जाते हैं अपने अगली प्रश्न संख्या पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, सब प्रश्न संख्या 5 है। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया? संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 26 नवंबर 1950 और ऑप्शन नंबर 3 है आपका 14 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान सभा ने आपके भारतीय संविधान को पारित किया था। फिर आप पूछेंगे कि ये लागू कब हुआ था, तो यहीं पे हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अपना भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, किस तारीख को लागू हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान लागू हो गया था साथियों। तो इसके साथ में ही हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जो हमारी अगली प्रश्न संख्या है, प्रश्न है 6। भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप संविधान से प्रभावित है। आप लोग बताइए जरा, आप सभी लोग जानते हैं पहले हम किसके गुलाम थे? हमारा देश, आप सभी लोग जानते हैं हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न से देखते हैं, भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप संविधान से प्रभावित है। किस देश के संविधान से प्रभावित है? आप लोग बताइए जरा। जो भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप है, किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये आपका है यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल सही है, यूनाइटेड किंगडम, या इसको हम कह दें ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। कहां से कह दें? ब्रिटेन के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप। और यहीं पर हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो हमने नागरिकता ली है, हमारे भारत में कैसी नागरिकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में एकहरी और एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अपने यहाँ जो है नागरिकता वो बिल्कुल एकहरी और एकल नागरिकता है। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने ले रखा है सरकार का संसदीय स्वरूप, और यहीं से हमने ले लिया है नागरिकता। क्या ले लिया है? नागरिकता ले लिया है। फिर हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया है समवर्ती सूची। आप सभी लोग जानते हैं कि समवर्ती सूची कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले लिया है। फिर आ जाते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने क्या लिया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी पिछले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं कि मौलिक अधिकार कहां से लिया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है नीति निदेशक तत्व। कहां से लिया है ये? आयरलैंड के संविधान से लिया है। कौन से? नीति निदेशक तत्व। जो आपसे पूछ ले यही किस अनुच्छेद में हो जाएंगे, तो आप सभी लोग इनका अनुच्छेद नंबर बताइए हमको जरा, नीति निदेशक तत्व का। और हाँ, इसी के साथ में जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ और भी लिया गया है समवर्ती सूची के साथ में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। तो साथियों, घबराना नहीं है, बिल्कुल आखिरी तक आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारा वादा है कि आपको हम बहुत सारा कंटेंट देने वाले हैं इस व्याख्या के माध्यम से। प्रश्न आपके 4 ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ये आखिरी तक पहुँचते पहुँचते 100 प्रश्न हो जाएंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठीक है साथियों, तो हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यह है प्रश्न संख्या आपकी 7। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है? आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका रूस, ऑप्शन नंबर 2 है आपका इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 है संयुक्त राज्य, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा प्रश्न संख्या में भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा यहाँ पे होना चाहिए था किस देश से ली गई है, कोई बात नहीं, आपको समझा देते हैं यहीं पे। तो ये ली गई है आपकी जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है, ये ली गई है आपके रूस के संविधान से। रूस के संविधान से ली गई है पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा। तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है, अभी आप लोगों ने देखा जो भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था है,
भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपके इंग्लैंड से। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो यहाँ से हमने ले रखा है मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने क्या ले रखा है? मौलिक अधिकार ले रखा है। किस अनुच्छेद में आएंगे मौलिक अधिकार? आप सभी लोग बताइए जरा। तो जो मौलिक अधिकार हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 12 से 35, जो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 12 से 35। और आपके मौलिक अधिकारों को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको, मौलिक अधिकारों को ही। तो आप सभी लोग हमको यहीं पर बताते जाइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर दीजिए इसका। फिर हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका BN राव। तो इसमें जो साथियों ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन हैं, तो कहीं ना कहीं आप पहले भी इनसे रूबरू हो चुके हैं, तो आप लोगों को पता हो गया होगा। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ हम आपको देने वाले हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने इस पे प्रश्न पे। उद्देश्य प्रस्ताव जो आपके प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को और कब प्रस्तुत किया गया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको इन्होंने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को आपके उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। और इसको जो पूछे पास कब हुआ था, ये पारित कब हुआ था? आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह पारित कब हुआ था? तो जो ये पारित हुआ था ये हुआ था 22 जनवरी, कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। 22 जनवरी 1947 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। फिर पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आप सभी लोग बताइए जरा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो जो महात्मा गांधी हैं आपके, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दी थी ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर ये बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर ने, फिर सेम अपोजिट है इसका, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव, इनको गुरुदेव की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि कौन सी है? इनकी उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर की गुरुदेव की। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी आपके गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। तो ये उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी आपके गांधी जी ने। तो ये समझ गए आप लोग। और फिर इन ऑप्शंस को तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं और इन्होंने अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। फिर हम लोग आ जाते हैं BN राव। BN राव तो हम लोग जान चुके हैं, संविधान के सलाहकार थे संविधान सभा में। फिर अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, जो आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है आपका, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? आप सभी जानते हैं कि जो छुआछूत है, छुआछूत मुक्त होना चाहिए अपना भारत। तो जो अस्पृश्यता है ये किस अनुच्छेद के तहत एक आपराधिक प्रथा है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर जो 2 है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 18। तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 को छुआछूत को एक आपराधिक प्रथा माना गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत अपना क्या है, आप छुआछूत मुक्त है। यहाँ पर ऊंच नीच की भावना जो इसको खत्म किया गया है किसके तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत। जो अपना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल नंबर 17 है, ये छुआछूत को बिल्कुल एक आपराधिक प्रथा घोषित करता है। तो इसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 18 पे कि अनुच्छेद नंबर 18 में क्या है। अनुच्छेद 18 में ये बताया गया है कि आप सेना और शिक्षा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि नहीं ले सकते। अनुच्छेद 18 के तहत इस उपाधियों का अंत क्या किया गया है? उपाधियों का अंत
अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। ये है आपके अनुच्छेद 18 में। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या 10। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आप सब लोग बताइए कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? साथियों, मत कहो कि अपने दिन खराब हैं, समझ लो हम कांटों से घिर गए गुलाब हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं। जो आपका इसमें पहला ऑप्शन है ये हो जाएगा 63, और जो दूसरा है अनुच्छेद नंबर 52, और जो तीसरा है अनुच्छेद नंबर 14, और जो चौथा है अनुच्छेद नंबर 61। तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? महाभियोग। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद नंबर 61 के तहत। अनुच्छेद नंबर 61 में ऐसा बताया गया है कि महाभियोग किस स्थिति में चलाया जाता है। यदि राष्ट्रपति जो है अनैतिक कार्य कर रहा है अपने पद पर होते हुए, तो महाभियोग लगाया जाएगा। कई बार पूछा गया है कि महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। तो जो आपका महाभियोग का प्रस्ताव है, या तो आप लोकसभा में लेकर के आइए या आप राज्यसभा में लेकर आइए। सीधी सी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। या तो आप राज्यसभा में लाइए या आप लोकसभा में लाइए, लेकिन या राज्यों की विधानसभा में कतई नहीं लाया जा सकता है जो आपका महाभियोग है। और कई बार ये भी पूछा गया है कि यह कैसी प्रक्रिया है, जो महाभियोग है कैसी प्रक्रिया है। तो जो आपका महाभियोग है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है आपका जो महाभियोग है। फिर ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है आर्टिकल नंबर 63 में क्या है? जो आपका अनुच्छेद 63 है, जो आपका अनुच्छेद 63 है, 63 में क्या है? इसमें है आपका उपराष्ट्रपति, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 63 में ऐसा बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके साथ में हम लोग मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या 11। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का, सॉरी साथियों, प्रश्न रिपीट हो गया है यहाँ पर। तो हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है हमारा आया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी लोग बताइए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग उसकी व्याख्या में बहुत सारे प्रश्न ले रहे हैं। तो आप लोग अपने साथ में अपना कॉपी और पेन खोल लीजिए, जो आपको लगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा, इसलिए आप उसको अपने कॉपी पर नोट करते रहिए। तो जो आपकी प्रश्न संख्या 12 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? आप सभी लोग बताइए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत। फिर हम आपसे पूछें कि ये जो मौलिक अधिकार हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और इनका अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद जो संख्या हो जाएगी इनकी, अनुच्छेद इनके हो जाएंगे 12 से 35। अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे? अनुच्छेद हो जाएंगे आपके 12 से 35 मौलिक अधिकार। और भाग जो पूछे आपसे, यहीं पर आप ये भी देख लीजिए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं। तो भाग हो जाएगा आपका 3, भाग 3 हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। और मौलिक अधिकारों को इसके साथ ही आप देख लीजिए, इनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकारों में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 32। कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान,
इसको भारतीय, जो अनुच्छेद नंबर आपका 32 है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 32 को। आपके अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। जो आपसे यहीं पर हम पूछ लें कि किसने कहा है, तो किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को यह रिट जारी करने का आदेश देता है। तो आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपसे आप अपना कॉपी और पेन खोल के रखिए, जो इसकी व्याख्या हम करते हैं एक प्रश्न की, ये नोट करते जाइए। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? यह है आपका प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका ऑप्शन 20, 19 और 21। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये आती है आपके अनुच्छेद नंबर इसमें 19 में। आपके अनुच्छेद नंबर 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी आती है। फिर हम लोग लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं हमने आपको बताया था कि जो हम इन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप नोट करते जाइए इनको अपनी कॉपी में और अंत तक बने रहिए आप हमारे साथ में। हम और हमारी पूरी टीम आपको वर्दी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यदि आपका वर्दी है संकल्प तो सीतापुर फिजिकल एकेडमी ही है विकल्प। तो साथियों बने रहिए बिल्कुल मजे के साथ में। जीके और जीएस आपकी कहीं ना कहीं उंगलियों पर नाचेगी। आप यदि हमारे साथ में अंत तक बने रहे तो वादा है दोस्तों, कहीं पेपर आपका बाहर नहीं जाने देंगे। हम और हमारी पूरी टीम बिल्कुल तन मन से लगी हुई है। फिर हम आ जाते हैं कि अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? जो आपका अनुच्छेद 21 है, यह जीवन जीने का अधिकार इसी में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार है आपके अनुच्छेद नंबर 21 में। आप एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 21 के तहत आप सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके साथ में आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है यह है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता, तो अभी हमने आपको बताया कि जो अपना भारत है तो यहाँ पे कैसी नागरिकता है? एकहरी एकल नागरिकता है। यहाँ राज्य की नागरिकता अलग नहीं है, यहाँ सीधे एक नागरिकता है केंद्र सरकार की। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका इंग्लैंड, और ऑप्शन नंबर 2 है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 है कनाडा, ऑप्शन नंबर 4 है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। जो एकल नागरिकता है ये कहां से हमने ले रखा है? इंग्लैंड से ले रखा है। और इंग्लैंड से ही हमने जो अपनी संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था को कहां से ले रखा है? इंग्लैंड से ले रखा है। फिर इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इस प्रश्न पे। अच्छा, आप लोग हमको बता दीजिए फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी। कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? कनाडा की राजधानी हो जाएगी आपकी ओटावा। क्या हो जाएगी? ओटावा हो जाएगी। फिर अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो इसके साथ में हम लोग मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आप सभी हमको बताइए कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका भाग 6, ऑप्शन नंबर दूसरा है भाग 3, ऑप्शन नंबर तीसरा है भाग 2, ऑप्शन नंबर चौथा है भाग 5।
तो आप सभी हमको बताइए जरा कि जो भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। आप लोग 3 पढ़ चुके, 3 तो हमने इतना भी विस्तृत बता दिया आपको कि एक एक पॉइंट उसका याद हो गया होगा। तो आ जाते हैं, तो ये सही जो इसका आप हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा भाग 2। भाग 2 जो है ये आपका नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया कि आप लोग इसके बारे में सब बता देंगे, आप लोग इसके मास्टर बन गए होंगे भाग 3 के, कि क्या है, मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में है, 12 से 35 में है, कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, और इसको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जो आपने अपनी पिछली व्याख्याओं पर ध्यान दिया होगा प्रश्नों की, तो आपके सारे प्रश्न तैयार हो गए होंगे बिल्कुल। तो आप बताइए जरा कि मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका सोवियत संघ, या इसको रूस कह देंगे, यही है रूस आपका। फिर ऑप्शन नंबर 2 आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जो मौलिक कर्तव्य है इनको रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये जो आपके मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, इधर देख लीजिए आप, ये भाग किसमें हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका भाग 4A हो जाएगा। फिर आप ये भी पूछेंगे अनुच्छेद सर कौन सा है, तो जो आपका अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51A, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51A। तो साथियों ये आप जरा हमको बताइए, क्या अपने मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे। तो आप सब बताएंगे कि सर मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है कि मूल संविधान में अपने मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फिर इनको हमने जो 42वां संविधान संशोधन हुआ अपना, कब हुआ, 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, शॉर्ट में हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जगह की कमी है। संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा हमने मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा। तो ये, और हाँ एक बात और है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, कौन सी समिति थी। तो ये जो समिति थी आपकी, ये हो जाएगी सरदार स्वर्ण सिंह। ये समिति कौन सी हो जाएगी, ये समिति हो जाएगी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। फिर ये समिति हो गई आपकी। तो आप पूछेंगे सर मौलिक कर्तव्य हैं कितने, तो हम बताएंगे कि 11 हैं। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 10। लेकिन आप कहेंगे कि सर 11 हैं, तो हम आपको बता दें कि जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, या जो 11वां आपका मूल कर्तव्य है, यह जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। साथियों हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग सही कर लेना इसको। 2002 में कब हुआ था, 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसके द्वारा हमने एक नया जोड़ा 6 से, कौन सा था, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क शिक्षा। जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो निशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये हो गया इतना आपका एक्सप्लेनेशन इसका। तो आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके साथ में हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, हम भारत के संविधान में हम भारत के लोग, ये ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। आप लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी अपनी, तो जो पहला पेज होता है, फ्रंट पेज होता है किसी बुक का, तो उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम भारत के लोग। तो आप सभी लोग बताइए जरा, भारत के संविधान में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है।
तो साथियों घबराना नहीं है, बिल्कुल आप हमारे साथ में बने रहिए, अंत तक कहीं ना कहीं बहुत सारा कंटेंट देंगे हम आपको। तो फिर आप देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, जो तीसरा है ऑप्शन नागरिकता, चौथा है ऑप्शन आपका प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ, तो जो आपका चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम भारत के लोग, ये जो है ये शब्द कहां से लिया गया है, ये लिया गया है आपकी प्रस्तावना से। कहां से लिया गया है, प्रस्तावना से लिया गया है। फिर ये पूछे प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था। इसका जो प्रस्तावना है इसको उद्देशिका भी कहते हैं। ये उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव, इसका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था, प्रस्तुत किसने किया था, किसने किया, तो ये आपके किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब किया था, तो ये आप लोग डेट भी लिख लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। तो ये पारित कब हुआ था, पारित हो गया था ये 22 जनवरी, कब हो गया था, 22 जनवरी 1947 को आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पारित हो गया था। फिर आप लोग बताइए जरा, प्रस्तावना इधर देख लीजिए आप, इधर इस जगह पे प्रस्तावना जो है अपनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। पहला प्रश्न यही है कि प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, प्रस्तावना में कितने संशोधन हो चुके हैं, आप बता दीजिए कितने संशोधन हो चुके हैं। और प्रस्तावना का विचार हम लोगों ने कहां से लिया है, प्रस्तावना का विचार हम लोगों ने कहां से लिया है। फिर जो आगे है कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने कहां से ली है। तो जो प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक संशोधन हुआ है, वही आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो जो प्रस्तावना का विचार लिया है, ये लिया है हमने यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और जो अपनी प्रस्तावना की भाषा है, इस भाषा को हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ले लिया है, इसको लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने और क्या लिया है, आप लोग बताइए जरा। पढ़ चुके हैं, पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने और क्या लिया है, और कौन सी ऐसी चीज है जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो मौलिक अधिकार, नागरिकता किस भाग में है, आप लोग बराबर देखते आ रहे हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें कहीं ना कहीं पर। इसके साथ में हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित जो प्रदेश है, इसका एक अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो आप सभी लोग बताइए, इस समय अपने भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। तो इस समय जो अपने उच्च न्यायालय, इधर आप लोग देख लीजिए, हम बता रहे हैं उच्च न्यायालय। इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की जो टोटल संख्या, कुल संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 25। और जो आपका 25 नंबर का है, ये है अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा है, ये है अमरावती। ये 25वां हो जाएगा आपका, 25वां कौन सा हो जाएगा, अमरावती। एक प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी, हमने पिछली कक्षाओं में करवाया था अपनी ऑफलाइन बैच में। उसमें यह था कि किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा कोर्ट परिसर है, मतलब सबसे ज्यादा जगह किसके पास है, किस उच्च न्यायालय के पास में, सॉरी। और एक प्रश्न ये भी था कि न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है, मतलब किस उच्च न्यायालय में, किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, जो न्यायाधीशों की संख्या है, जो न्यायाधीशों की संख्या है
इसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय हो जाएगा, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का, यूपी का जो हाई कोर्ट हो जाएगा, इसकी संख्या है लगभग 160। तो आप लोग ये भी बताइए, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसकी मुख्य शाखा कहां पर है और इसकी खंडपीठ कहां पर है। तो जो उच्च न्यायालय है जिसकी मुख्य शाखा आपकी हो जाएगी प्रयागराज, और जो इसकी खंडपीठ है वो है आपका लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के तट पर है? लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर है। और जो आपके इस समय वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका संसदीय क्षेत्र भी आपका लखनऊ ही है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किसके तहत निर्धारित की गई है? आप लोग बताइए जरा, भारत में पंचायती राज प्रणाली किसके तहत निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 है आपका मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 3 है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर 4 है आपका चुनाव आयोग अधिनियम। तो आप सब जानते हैं, हम लोग भी देखा है नीति निर्देशक तत्व, तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पंचायती राज प्रणाली किसके अंदर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत एक आता है अनुच्छेद आता है अनुच्छेद संख्या 40, अनुच्छेद नंबर 40। इसके तहत जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। काहे की बात कही गई है? इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों, इसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 40 के तहत। अभी हाल ही में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का भी चर्चा का विषय रहा, जो उत्तराखंड की सरकार ने लागू किया है। तो इसी जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इन्हीं के अंतर्गत आता है। ये कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि अनुच्छेद किसमें आएगा। जो आपका अनुच्छेद 44 है, इसमें आएगा समान नागरिक संहिता। कौन सा आ जाएगा? समान नागरिक संहिता। इसको हाल ही में अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसको अपने यहाँ लागू कर दिया है, समान नागरिक संहिता को। तो ग्राम पंचायतों का गठन है, ये अनुच्छेद नंबर 40 के तहत हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हो जाएगा। और जो आपके समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, ये किसमें आ जाएंगे? अनुच्छेद नंबर 44 में। तो इसी के साथ में अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो आप सभी यदि कोई अपराध करते हैं, खुदा न करे कि ऐसा आप लोग करें, इतना बड़ा अपराध, आप लोग का तो मिशन है सेना में जाना, वर्दी पहनना और अपराध को खत्म करना। फिर जो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद नंबर 72 जो है ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है क्षमादान की। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान प्राप्त है, इसकी 3 शक्तियां प्राप्त हैं क्षमादान की। आप लोग बता दीजिए कि जो राष्ट्रपति है अपना भारत का प्रेसिडेंट है, किस अनुच्छेद में आता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो आपका राष्ट्रपति है अनुच्छेद नंबर 52 में आता है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र को से संबंधित है? संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो जो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र, यहां आप ध्यान से देखिए, संयुक्त सत्र, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 108। अनुच्छेद नंबर 108 ये संयुक्त सत्र से संबंधित है संसद की। फिर आप बता दीजिए इसके बारे में जरा। अभी आप लोगों ने देखा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्या आएगा? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। फिर आप बता दीजिए इसमें आर्टिकल नंबर 111, इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति के वीटो पावर हैं। कौन से पावर हैं? इसमें राष्ट्रपति के वीटो पावर हैं। एक वीटो यूज हुआ है एक बार 1986 में राजीव गांधी जी उस समय आपके प्रधानमंत्री थे, तो वो डाकघर संशोधन अधिनियम लेकर के आए थे। तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह।
तो ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी पॉकेट वीटो का यूज करते हुए उसको अपनी जेब में रख लिया और भूल गए डाकघर संशोधन अधिनियम। तो जो डाकघर संशोधन अधिनियम है 1986 में राजीव गांधी जी लेकर के आए थे। इसी आर्टिकल के तहत अनुच्छेद नंबर 111 के तहत जो उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने जो है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी अपनी, ना तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, अपनी जेब में रख लिया और इसको भूल गए थे। तो इसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो हमारा अगला आज का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, राज्यसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? आप सब बताएंगे कि राज्यसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद। हमने आपको पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी कि आप लोग याद रखिएगा इसको, सरला सरला, आप इसको याद कर लीजिए। सा से हो जाएगा आपका संसद और रा से हो जाएगा आपका राज्यसभा और ला से आपका क्या हो जाएगा? ला से हो जाएगा आपका लोकसभा। ला से हो जाएगा आपका लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो यहां से जो आपका अनुच्छेद नंबर 79 है इसमें हो जाएगा आपका संसद और राज्यसभा 80 में हो जाएगा। जो आपका लोकसभा है अनुच्छेद नंबर 81 में हो जाएगा। आप कभी भूलेंगे तो नहीं इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इसके बारे में भी आप जान गए। यहां पे क्या हो जाएगा? संसद, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका? यहां पे हो जाएगा आपका लोकसभा। यहां पे हो जाएगा आपका लोकसभा हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? तो आप सब बताइए इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। अनुच्छेद नंबर 368 ये आपको भारतीय संसद में संशोधन का अधिकार देता है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो आपातकाल, अपने भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो आप इधर देख लीजिए जरा। आपातकाल, आपातकाल एक तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, एक आपका कैसा हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। एक हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। कैसा हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा वित्तीय एक आपका हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। तो आप सब हमको बताइए जरा, जो आपातकाल है ये 3 प्रकार के हैं अपने भारतीय संविधान में। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये आता है अनुच्छेद नंबर 352 में, और जो राष्ट्रपति शासन है आता है अनुच्छेद नंबर 356 में, और जो वित्तीय आपातकाल है आपका ये आता है अनुच्छेद नंबर 360 के अंतर्गत। किसमें आता है ये? 360 के अंतर्गत। तो आप लोगों ने देखा इतने प्रश्नों में, हम अपने अब अंतिम प्रश्न की ओर हैं। तो थोड़ी देर और आप सभी हमारे साथ में धैर्य बनाए रखिए, बस कुछ ही सेकंड, इसके बाद में हम एक क्लास को खत्म करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि कैसा बेहतरीन जो है इसकी व्याख्या रही प्रश्नों की। तो कितने प्रकार के आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352, 356 और 360। इसमें वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये क्या पूछा गया है आपसे? राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पे देख लीजिए आप, क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 352 में हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें हो जाएगा? 352 में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। आप लोगों ने देख लिया। 356 में कौन सा हो जाएगा? ये सामने लिखा है आपके राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद नंबर 110 में क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताइए। इसमें हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 110 में ये हो जाएगा धन विधेयक। अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक हो जाएगा। फिर जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है ये किस आधार पे लगाया जा सकता है? ये किसी बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, सशस्त्र विद्रोह, सॉरी पहले आंतरिक गड़बड़ी था शब्द, या आप सशस्त्र विद्रोह कर दिया उसकी जगह पे, और या कोई महामारी फैल जाए तब जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो साथियों, इसी के साथ में हम इस क्लास को
यहीं पे रोकते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा रहा कैसे रहे हमारे प्रश्न, कैसा रहा हमारा प्रयास। और हमारी टीम बिल्कुल पूरी और पूरी अपनी ऊर्जा के साथ में आपको 22 अप्रैल टारगेट है हमारा, और आपको वर्दी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। और अपना आप सभी लोग ध्यान रखें। इसी के साथ में हम एक क्लास खत्म करते हैं और मिलेंगे आपको अगली एक नई ऊर्जा के साथ नई क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।